हाय एवरीवन, मैं दीपक पूनिया स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एकेडमी ऑफ साइंस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, हम बात कर रहे थे ड्रैगो कंपाउंड्स के बारे में। आप में से जिन स्टूडेंट्स ने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ आई बटन पे क्लिक करके इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख लें, जिससे कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ सके। तो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि व्हाट आर ड्रैगो कंपाउंड्स, कौन कौन से कंपाउंड जिनको हम ड्रैगो कंपाउंड कहते हैं, उनको ड्रैगो बोलने के पीछे वजह क्या है, ड्रैगो कंपाउंड्स की कौन सी खास बात होती है। ये सारी बातें हम इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जैसा कि आपने वीडियो में देखा, हमने उसमें अभी तक ये नहीं सीखा था कि आखिरकार क्यों ड्रैगो कंपाउंड्स में मिक्सिंग नहीं होती है। वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से उन कंपाउंड में एस और पी ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स नहीं करते हैं। ये हम सीखेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। एस और पी की मिक्सिंग समझाने के लिए मैं एक सबसे फेमस और सबसे आसान सा एग्जांपल यहाँ पर लेने वाला हूँ। बहुत इजी एग्जांपल जो आपने बहुत बार देखा होगा, और वो है CH4। मीथेन गैस का एग्जांपल हम यहाँ पर लेंगे, CH4। आप सब जानते हैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट सेल का जो होता है वो होता है 2s2 2p2। दिस इज ग्राउंड स्टेट। और अगर मैं बात करता हूँ एक्साइटेड स्टेट की, तो एक्साइटेड स्टेट में ये जो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन s में थे, उनमें से 1 इलेक्ट्रॉन p में चला जाएगा, और ये होती है कार्बन की एक्साइटेड स्टेट, जिसमें वो कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। अब अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि कार्बन एटम कितने बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर, तो आप इस CH4 मॉलिक्यूल को देख के बोल देंगे कि सर कार्बन तो सेंट्रल एटम है और कार्बन को 4 हाइड्रोजन एटम के साथ में बॉन्ड्स बनाने। ठीक है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो वो 1s1 होता है, तो उसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये 1 बॉन्ड बना सकता है यहाँ पर। तो बात ये थी कि अगर आपको 4 हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्मेशन करना है कार्बन के साथ, तो ऐसा कर लेते हैं कि एक H इससे बॉन्ड बना लेगा, दूसरा हाइड्रोजन इससे, तीसरा H इससे और चौथा हाइड्रोजन इससे बॉन्ड बना। लेकिन जैसा कि आप जानते हो, अगर कार्बन ने ऐसे बॉन्ड बनाए तो होगा क्या कि जब कार्बन का px बॉन्ड बनाएगा H के साथ, मतलब ये जो 3p है इसमें से इसको आप px मान लीजिए, इसको py मान लीजिए, इसको pz मान लीजिए, तो उसमें से एक बॉन्ड तो जो होगा वो इस तरीके से होगा, दूसरा py वाला जो बॉन्ड है वो इस तरीके से होगा, मान लीजिए pz वाला बॉन्ड कुछ इस तरीके से होगा। 2s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, और अगर 2s स्फेरिकल होगा तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, तो चौथा बॉन्ड वो क्या बनता है, अनसर्टेन बनता है, उसकी कोई डायरेक्शन हमें पता नहीं होती है। लेकिन जब स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपने चेक किया, अच्छा आपको मैं बता दूं, ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक होती है। 11th 12th में आप नहीं पढ़ते हो, आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ नाम ध्यान में रखो, उसकी भी जरूरत नहीं है। बस आप ये जान लो कि ये एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक होती है, जिसकी हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हुआ हो, कैसे बॉन्ड बने हुए हैं, उन बॉन्ड्स के बीच में एंगल क्या है, उनकी बॉन्ड लेंथ क्या है, ये सारी चीजें हम इससे पता लगाते हैं। तो सुनिए आगे, जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक होती है उससे पता चला कि एक्चुअल में उनके बीच का बॉन्ड एंगल 90 होता ही नहीं है। कार्बन के जो 4 बॉन्ड होते हैं उनके बीच का बॉन्ड एंगल 90 नहीं होता। दरअसल वो बॉन्ड एंगल कितना होता है, 10928 होता है, और सारे के सारे बॉन्ड एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्लियर है। दूसरी बात, इससे ये भी पता चला कि जो कार्बन 4 बॉन्ड यहाँ पर बनाएगा, ये चारों के चारों बॉन्ड बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। ऐसा नहीं है कि आप देख रहे हैं 3 बॉन्ड यहाँ पर एक जैसे बनेंगे क्योंकि तीनों पी बना रहे हैं, और चौथा बॉन्ड यहाँ पर डिफरेंट बनेगा क्योंकि वो कौन बना रहा है, यहाँ पे एस बना रहा है। ऐसा नहीं होता है। तो जब पता चला कि एक्सपेरिमेंट की हेल्प से कि चारों बॉन्ड आइडेंटिकल हैं और बॉन्ड एंगल भी सबके बीच में सेम है, तो नया कॉन्सेप्ट आता है वहां पर, और वही कॉन्सेप्ट होता है मिक्सिंग का। वो नया कॉन्सेप्ट किसका होता है, मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट होता है। अब ये हम समझते हैं मिक्सिंग क्या है। होता क्या है कि कार्बन का जो एक s में इलेक्ट्रॉन है और 3 जो p में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये चारों के चारों ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं। मिक्सिंग का मतलब होता है कि वो एक्सचेंज करते हैं किसका, वो एक्सचेंज करते हैं परसेंटेज s एंड परसेंटेज p कैरेक्टर का, क्योंकि ये अपना s है, ये कौन सा है, p है। तो ये आपस में मिक्सिंग करने के बाद ये बनाते हैं 4 नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और वो आपस में, आप सब जानते हैं, बहुत आपने इसको पढ़ा है, स्पेस में 109 के एंगल पे अरेंज्ड होते हैं, और इस तरीके से कार्बन 4 आइडेंटिकल CH बॉन्ड बना लेगा, जिनके बीच का बॉन्ड एंगल भी सेम है, और वो सारे के सारे बॉन्ड कैसे आइडेंटिकल है। तो दोस्तों ये थी कहानी CH4 की।
अब मैं आपसे यहाँ पर ऐसे पूछूं कि यहाँ पर कार्बन के एक S और 3P ने मिक्सिंग क्यों की, तो आप ऐसे बोल दो कि सर चारों को बॉन्ड बनाने थे, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर चारों ने मिक्सिंग कर ली। तो चलिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे ही मैं CH4 को देख के अमोनिया में आया, अमोनिया के पास आया, तो अमोनिया के पास आते ही मैंने देखा कि नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन तो ये है 2s2 और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है। मैंने पूछा अमोनिया में नाइट्रोजन से तेरे को कितने बॉन्ड बनाने हैं, तो कहता है मुझे तो 3 ही बनाने हैं। और ये 3 नाम सुनते ही मैं बड़ा खुश हुआ। मैं बड़ा खुश क्यों हुआ? क्योंकि मैंने देखा कि इसके पास तो देखो 3p है और 3p से इजीली वो बॉन्ड बना लेगा। जैसे ही पता चला कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हैं, तीनों के तीनों P के साथ बॉन्ड बना लेंगे क्योंकि P आइडेंटिकल है और यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है, मैंने तुरंत नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बना दिए हाइड्रोजन के साथ। और जैसे ही इसके मैंने 3 बॉन्ड बनाए, तो आपको पता है कि इस केस में बॉन्ड एंगल कितना होगा, यहाँ पर 90 डिग्री होगा। अरे भाई प्योर P बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड एंगल 90 तो होगा ना। और जो इसका लोन पेयर था वो लोन पेयर किस में पड़ा रहेगा, प्योर S में पड़ा रहेगा। अब इससे 2 फायदे हो गए। 2 फायदे कौन कौन से हुए? पहला फायदा तो आप जानते हैं कि जो लोन पेयर होता है वो लोन पेयर परसेंटेज एस कैरेक्टर को लाइक करता है, परसेंटेज एस लवर होता है। ठीक है, अगर आपने चीज नहीं जानते हो, अगर आपको नहीं पता है, तो आप राइट हैंड साइड पे आई बटन पे क्लिक करके sp3 डिहाइब्रिडेशन की वीडियो देख सकते हैं। उसमें मेरा समझाया हुआ है कि लोन पेयर क्यों परसेंटेज एस कैरेक्टर को लाइक करता है। क्लियर है यहाँ तक? तो जब ये लोन पेयर परसेंटेज एस कैरेक्टर को लाइक करेगा, इसका मतलब ये रहना चाहेगा किसमें, जिसमें परसेंटेज सबसे ज्यादा है। और प्योर एस में तो परसेंटेज एस कितने होते हैं, 100% होते हैं। तो इसके लिए तो मिक्सिंग नहीं करना, क्या हो गया, सोने पे सुहागा हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी। यहाँ पर तीनों के तीनों जब पी बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड भी क्या बनेंगे, आइडेंटिकल बनेंगे। और लोन पेयर किस में रहेगा, बोलो, प्योर एस में रहेगा। ऐसा मैं सोचता था कि एस इसके अंदर ऐसा हुआ होगा, लेकिन होता क्या है, ध्यान से अब सुनिएगा। नाइट्रोजन एक सेकंड पीरियड का एलिमेंट, और आप जानते हैं कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट की साइज कम होती है। तो मैंने मान लिया नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है। जब मैं इसके px से एक बॉन्ड बनाऊंगा, तो मान लीजिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये मान लीजिए यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, H है वाला। दूसरा मान लीजिए कि 90 के एंगल पर ये दूसरा H जुड़ा हुआ है, और तीसरा इन दोनों से 90 पर मान लीजिए यहाँ एक H जुड़ा हुआ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि नाइट्रोजन की साइज कम होने के कारण ये जो 3 हाइड्रोजन आपने बॉन्ड बनाए हैं, इनके बीच में यहाँ पर डिस्टेंस कम रहती है। और इसी डिस्टेंस कम होने की वजह से इनके बीच में क्या लगना शुरू हो जाएगा, स्टेरिक रिपल्सन। स्टेरिक रिपल्सन, स्टेरिक एक वर्ड है जो यहाँ पर ऐसे बता रहा है कि 3D स्पेस में वो कैसे ओरिएंटेड है, तो उनके बीच में लगेगा स्टेरिक रिपल्सन। और ये स्टेरिक रिपल्सन जितना ज्यादा होता है, आपको पता है रिपल्सन बढ़ने पर मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर कम हो जाएगी। और मॉलिक्यूल डिस्टेबलाइज होने का मतलब है जो तीनों के तीनों H एटम हैं, या जो तीनों के तीनों NH बॉन्ड हैं, वो आपस में 90 डिग्री पर नहीं रहना चाहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? और 90 पे नहीं रहना चाह के इनकी इच्छा क्या होगी, ये क्या चाहेंगे, ये चाहेंगे कि कोई आए और आके जो हमारा बॉन्ड एंगल है वो 90 से ज्यादा कर दे। अरे बात समझ में आ रही है क्या? आपसे मैं पूछूं इन हाइड्रोजन की दिक्कत क्या है, तो इनकी दिक्कत है कि अगर हम 90 पे अरेंज हो गए तो हमारा स्टेरिक रिपल्सन बढ़ जाएगा, और स्टेरिक रिपल्सन बढ़ा तो हम डिस्टेबलाइज हो जाएंगे, और डिस्टेबलाइज ना हो इसलिए हमें चाहिए कि कोई तो आए और वो हमारा बॉन्ड एंगल जो थीटा है उसको 90 डिग्री से इंक्रीज कर दे। अब इसके लिए क्या करें? तो एक बात सुनिए, ये जो तीनों के तीनों H जिन ऑर्बिटल से जुड़े हुए हैं वो हैं तीनों के तीनों p ऑर्बिटल। और आप जानते हैं कि px, py और pz होते हैं, ये तो हमेशा ही आपस में किस पर होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि जो तीनों के तीनों p ऑर्बिटल्स हैं वो हाइड्रोजन की प्रॉब्लम देख के खुद का बॉन्ड एंगल आजकल बढ़ा के कितना कर लेंगे, 90 से ज्यादा कर लेंगे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करेंगे, जरा समझते हैं इस बात को। तो उन बेचारे हाइड्रोजन्स की प्रॉब्लम को लेकर तीनों के तीनों p ऑर्बिटल फिर से पहुंचे S के पास, और इसको बोलते हैं कि देख भाई, हमें पता है कि तुझे परसेंटेज एस कैरेक्टर बहुत पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं तुझे, इसलिए तू मिक्सिंग नहीं करेगा। दूसरी बात, हम ये भी जानते हैं कि तू पेयर्ड है, इसलिए तुझे बॉन्ड फॉर्मेशन भी नहीं करना, इसलिए भी तू मिक्सिंग नहीं करेगा।
लेकिन अगर तेरे बिना हमने बॉन्ड बनाए तो हमारे साथ वो तीनों हाइड्रोजन खुश नहीं हैं। हमने बॉन्ड बना तो लिए, लेकिन जो तीनों एच जिनके साथ हमने बॉन्ड बनाए थे वो अब खुश नहीं हैं, उनके बीच में तकरार होने लग गई है और मॉलिक्यूल डिस्टेबलाइज हो गया है। तो ये पूछता मैं क्या करूं? तो पी बोलते हैं कि एक काम कर, तू हमारे साथ थोड़ी सी मिक्सिंग कर ले। और थोड़ी सी मिक्सिंग करने से होगा क्या? तो जैसे ही पी में परसेंटेज एस करेक्टर आएंगे, वैसे ही आपको पता है कि परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ने पर बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। अरे आप जानते हो सब लोग कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज एस करेक्टर सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए उनका बॉन्ड एंगल भी सबसे ज्यादा होता है। sp2 में कम होता है बॉन्ड एंगल, sp3 में तो और भी कम होता है। तो ये p बोलता है कि एक काम कर, तू थोड़े से परसेंटेज एस करेक्टर हमें दे दे, और ऐसा करने से जब परसेंटेज करेक्टर आएंगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, और बॉन्ड एंगल बढ़ने से वो जो तीनों हाइड्रोजन हैं जिनके साथ मैंने बॉन्ड बनाए थे वो तीनों दूर दूर चले जाएंगे। और जैसे ये हाइड्रोजन इधर दूर जाएगा, ये इधर दूर जाएगा, तो इनके बीच का स्टेरिक रिपल्सन कम हो जाएगा और मैं थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाऊंगा। बात समझ में यहाँ तक? तो होता क्या है कि इस पी के बहुत बार रिक्वेस्ट करने पर, बहुत सारी मिन्नतें करने पर ये एस ऑर्बिटल मान जाता है। और ये क्या करता है? और ये क्या करता है कि इसके साथ मिक्सिंग कर लेता है, और मिक्सिंग करने से बना लेगा यहाँ पर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और वो जो नए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं उनके बीच का बॉन्ड एंगल अब 90 डिग्री से बढ़ के, देखो पहले यहाँ पर 90 था, अब 90 से बढ़ के वो लगभग 107 डिग्री हो जाता है। और ये जो लोन पेयर है ये किसमें आ जाएगा? ये आ जाएगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो इस तरीके से अमोनिया के अंदर भी क्या हो जाएगा? बोलो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, इसके अंदर भी मिक्सिंग हो जाएगी। तो अब मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या ये जो लोन पेयर है, इसका जो s ऑर्बिटल है, क्या ये कभी भी मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करना चाहेगा? आंसर है नो। क्यों नहीं करना चाहेगा? क्योंकि जो लोन पेयर है उसको चाहिए परसेंटेज एस करेक्टर, और वो सबसे ज्यादा इसको प्योर एस ऑर्बिटल में मिल सकते हैं। किसमें मिल सकते हैं? प्योर एस ऑर्बिटल में। लेकिन फिर भी इस लोन पेयर ने यहाँ पर मिक्सिंग की। क्यों की? इसने इस मिक्सिंग इसलिए की ताकि उस मॉलिक्यूल को स्टेरिक स्टेबलाइजेशन मिल सके। स्टेरिक स्टेबलाइजेशन का मतलब है कि उस मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल अगर बढ़ जाएगा तो तीनों H दूर दूर चले जाएंगे, और तीनों H के दूर दूर जाने से 3D में रिपल्सन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज। तो यहां से इस बात का ये कंक्लूजन निकलता है कि लोन पेयर ने यहाँ पर केवल और केवल इसलिए मिक्सिंग की, एस ऑर्बिटल ने केवल और केवल इसलिए मिक्सिंग की जिससे कि मॉलिक्यूल में स्टेरिक स्टेबलाइजेशन आ सके, मॉलिक्यूल में स्टेरिक रिपल्सन कम से कम हो। बात यहां तक समझ में आई? अब इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने वाले हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं इतनी देर से, ड्रैगो कंपाउंड्स की, उनकी बात करते हैं। जैसे ही मैं पहुंचा नाइट्रोजन के बड़े भाई फॉस्फोरस के पास, pH3 मॉलिक्यूल की चर्चा कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यहां पर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और 3p में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं तो यही सोच के आया था कि जो फॉस्फोरस है उसमें भी नाइट्रोजन की तरह, देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन भी नाइट्रोजन जैसा ही होता है। नाइट्रोजन में भी 2 इलेक्ट्रॉन थे s में, और p में कितने थे? 3 थे। बस फर्क इतना है कि नाइट्रोजन में 2s 2p था, यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर ये 3s 3p है। तो मैं तो यही सोच के आया था कि नाइट्रोजन की तरह फॉस्फोरस में भी जो ये लोन पेयर है वो लोन पेयर मिक्सिंग कर लेगा और यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने फॉस्फोरस की साइज देखी तो पता चला कि अगर मैं इस फॉस्फोरस के प्योर p ऑर्बिटल्स का यूज करते हुए भी अगर 3 बॉन्ड बना दूं तो वो कुछ इस तरीके से बनेंगे। पहला H बॉन्ड मान लीजिए यहां से जुड़ा हुआ है, दूसरा यहां पर और तीसरा यहां पर है। तो आप देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए फॉस्फोरस में प्योर p ऑर्बिटल्स भी ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाएं तो यहां पर इन हाइड्रोजन्स के बीच में सफिशिएंट डिस्टेंस है। देखो डिस्टेंस बढ़ रही है यहाँ पर। अरे मान लो वहीं पर ये नाइट्रोजन होता है, ये नाइट्रोजन छोटा होता है, इसमें अगर आप इस पे 3H लगाते ऐसे, ये 3H लगे हुए हैं इस तरीके से, तो इनके बीच में डिस्टेंस कम थी यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर फॉस्फोरस की खुद की साइज बड़ी होने के कारण बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, और बीच की डिस्टेंस बढ़ने का मतलब है कि क्या अब फॉस्फोरस में स्टेरिकली स्टेबलाइज करने की जरूरत है? नहीं है, ये तो ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड है। और जैसे ही हमें स्टेरिक स्टेबलाइजेशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, तो अब आप ही बताइए कि क्या जो ये 3p ऑर्बिटल हैं
इनको बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए एस को मिक्स करने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो हुआ क्या कि जो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर भी प्योर एस में खुश है और जो तीनों पी ऑर्बिटल है इन्होंने 3 बॉन्ड भी बना लिए। तो बताइए क्या यहाँ पर ऐसे केस में मिक्सिंग की जरूरत है? आंसर है नो। क्या यहाँ पर एस और पी का मिक्स होना जरूरी है? नहीं है। तो यही वजह होती है कि पीएच3 के अंदर पीएच3 में फॉस्फोरस को 3 बॉन्ड बनाने, क्या इसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? यस। अरे 3 अनपेड है तो सही, इसके पास 3 अनपेड है इसके पास। क्या पीएच3 में इसको क्या पीएच3 में 3 प्योर पी ऑर्बिटल्स के बॉन्ड बनाने के बाद किसी तरीके की स्टेरिक स्टेबलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है? वो भी नहीं है। तो क्या यहाँ पर एस और पी मिक्स होंगे क्या? बिल्कुल नहीं होंगे। बात समझ में आई? यही वजह है कि पीएच3 में किसी भी टाइप की कोई भी मिक्सिंग नहीं होती है। ना तो इसमें एस पी से मिक्स होता है, ना ही पी एस से मिक्स होता है। और ऐसे ही कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? ड्रैगो कंपाउंड। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर से समझा रहा हूं, मैंने 3 एग्जांपल लिए, CH4, एमोनिया और पीएच3। यहां पर एस और पी की मिक्सिंग क्यों हुई? क्योंकि वहां पर वो आइडेंटिकल बॉन्ड बन रहे थे, हमें पता चला, इसका मतलब पक्का एस और पी की मिक्सिंग यहाँ पर हुई होगी। अमोनिया में क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक स्टेबलाइजेशन की जरूरत थी। और फास्फोरस में क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड भी 3 बनाने थे, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन भी पहले से पी में थे, और किसी तरीके की कोई स्टेरिक स्टेबलाइजेशन की जरूरत भी हमें यहाँ पर नहीं हुई। तो यही वजह है कि पीएच3 के अंदर मिक्सिंग नहीं होती है। बात सबको समझ में आई? तो क्या मैं इस बात से ये समझूं कि फास्फोरस को जब भी किसी के साथ 3 बॉन्ड बनाने होंगे तो फास्फोरस कभी भी मिक्सिंग नहीं करेगा? क्या इस बात से हम ऐसा समझ सकते हैं? तो चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं, और वो एग्जांपल है PF3। PF3 में भी फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही होता है, 3s2 3p3। फास्फोरस को 3 बॉन्ड बनाने हैं। क्या इसका मतलब ये है कि फास्फोरस तीनों के जो तीनों बॉन्ड है वो प्योर पी ऑर्बिटल्स का यूज करके बना लेगा? जरा चेक करते हैं। पहली बात तो अब आप इससे जानिए कि पीरियोडिक टेबल में फास्फोरस मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। यूं कहूं इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई भी नहीं है। तो जब भी ये किसी एटम के साथ जुड़ेगा तो डेफिनेटली वो खुद पर लाएगा डेल्टा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के, और उस एटम पे क्या जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव। क्लियर है? तो होता क्या है कि जब आप फ्लोरीन को जोड़ते हो फास्फोरस के साथ, तो मान लीजिए कि पहले फास्फोरस की साइज ये थी, लेकिन जैसे ही आप उसके साथ 3 फ्लोरीन अटैच करेंगे, तो 3 फ्लोरीन अटैच करते ही आप जानते हैं कि फ्लोरीन पे क्या आएगा? डेल्टा नेगेटिव। इस पर भी क्या आएगा? डेल्टा नेगेटिव। इस पर भी क्या आएगा? डेल्टा नेगेटिव। 3 फ्लोरीन जब इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेंगी तो फास्फोरस के ऊपर भयंकर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब जब एक फ्लोरीन लगती है ना, तो उससे काफी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेती है। यहाँ तो कितनी लगी हुई है? 3 लगी हुई है। तो 3 मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट अटैच होने के कारण इस पर बहुत ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और आप जानते हैं कि जब भी किसी एटम पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसका साइज कम हो जाता है, या यूं कहूं उसकी साइज में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, उसकी साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। बात सबको समझ में आई? और जैसे ही साइज कॉन्ट्रैक्ट होगी, जो फास्फोरस पहले आपको ऐसे मोटा सा दिखाई दे रहा था, वही फास्फोरस अब कुछ ऐसा बन जाएगा। पहले देखो फास्फोरस बहुत बड़ा सा दिख रहा था आपको, लेकिन साइज कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो फास्फोरस कुछ इतना सा रह जाएगा। बात समझ में आई? और जैसे ही फास्फोरस इतना सा बचा, अब अगर आपने प्योर पी ऑर्बिटल से 3 बॉन्ड बना दिए फ्लोरीन के साथ, तो ये चारों के चारों आपस में बर्बाद हो जाएंगे। फास्फोरस भी बर्बाद होगा और तीनों फ्लोरीन भी बर्बाद होंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि तीनों पास पास आ गए। अरे फास्फोरस पहले बड़ा था, लेकिन 3 फ्लोरीन लगते ही साइज में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। और साइज में कॉन्ट्रैक्शन होते ही उसका साइज क्या हो जाएगा? कम। और अब अगर आपने 3 फ्लोरीन प्योर पी से बॉन्ड बना के लगा दिए, तो यहां पर रिपल्सन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और ये स्टेरिकली हाईली डिस्टेबलाइज हो जाएगा। बात सबको समझ में आई? तो याद रखिएगा इस बात को कि फास्फोरस के साथ जब छोटे छोटे हाइड्रोजन लगते हैं ना, तभी एस और पी मिक्स नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप उसी फास्फोरस के साथ उसके पापा को लगा दो, पापा से मेरा मतलब है पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, डॉन होता है पीरियोडिक टेबल का।
अगर आपने ये वाला लगा दिया तो इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच खींच के इस पर इतना पॉजिटिव ला देंगे कि इस फॉस्फोरस का हुलिया ही बदल जाएगा, और जो पहले आपको ऐसे मोटा सा दिखता था वो फुस होके कुछ छोटा सा बन जाएगा। बात सबको समझ में आ गई? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमें यह सीखना है कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिन कंडीशन में एस और पी मिक्स नहीं करेंगे। आइए जरा समझते हैं। तो अब हम सीखेंगे कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिन कंडीशन की वजह से एस और पी मिक्स नहीं होते हैं। उसमें से सबसे पहली कंडीशन, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों बोला मैंने कि लोन पेयर होना जरूरी है? ऐसा मैंने इसलिए बोला कि अगर लोन पेयर ही नहीं होगा तो भैया एस ऑर्बिटल को कौन पूछ रहा है? ये लोन पेयर है, वो परसेंट एस को लाइक करता है, इसीलिए तो एस की इज्जत बनी हुई है। अगर मान लो लोन पेयर ही नहीं होता तब तो एस को मिक्स होना पड़ेगा वहां पर, ठीक है ना। तो सबसे पहली और प्राइमरी चीज क्या, उसके पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए। अब देखते हैं लोन पेयर किस किस के पास होता है। तो बोरोन फैमिली को देखते हैं, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनकी बात करते हैं। बोरोन आपको पता है 13th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, तो इनके पास तो लोन पेयर का सवाल ही पैदा नहीं होता। 14th ग्रुप एलिमेंट, इनके वैलेंस शेल में तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 4 से ये 4 ही और बॉन्ड बना के मुश्किल से अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर पाते हैं, मतलब अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पाते हैं। तो इनके पास भी लोन पेयर नहीं होते हैं। नाइट्रोजन फैमिली के पास होते हैं, ऑक्सीजन के पास होते हैं, और फ्लोरीन फैमिली के पास लोन पेयर होते हैं। क्लियर है यहां तक? तो हो सकता है कि इन तीनों ग्रुप में से कुछ कंपाउंड होंगे जिनमें एसपी मिक्सिंग नहीं होती होगी। अब हम चेक करते हैं इसके लिए दूसरा क्राइटेरिया, दूसरी शर्त। लोन पेयर होने के साथ साथ उसकी जो साइज है सेंट्रल एटम की, उसकी लार्ज साइज होनी चाहिए, बहुत बड़ी सी उसकी साइज होनी चाहिए। और जैसे ही मैंने बोला लार्ज साइज होनी चाहिए, सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट थे वो रास्ते से हट गए। मतलब ना तो नाइट्रोजन बीच में आएगा, ना ऑक्सीजन आएगा, और ना ही फ्लोरीन आएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की साइज छोटी होती है। तो फिर कौन से आएंगे? तो वो होंगे थर्ड पीरियड के होंगे, फोर्थ पीरियड के होंगे, फिफ्थ एंड ऑनवर्ड्स पीरियड के एलिमेंट होंगे। क्लियर है यहां तक? साथ ही साथ हेलोजन नहीं होंगे, क्योंकि हेलोजन का तो खुद का साइज बहुत कम होता है। अरे पीरियोडिक टेबल में अगर मैं साइज की बात करूं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो हेलोजन्स भी वहां पर नहीं होंगे। तो बचे ये वाले नाइट्रोजन फैमिली एंड ऑक्सीजन फैमिली के थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स एलिमेंट्स। क्लियर है यहां तक? और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट शर्त, तीसरी शर्त होती है कि उस सेंट्रल एटम के साथ, मान लीजिए ए कोई सेंट्रल एटम है, ए को सेंट्रल एटम मान रहा हूं, उस सेंट्रल एटम के साथ ऐसा एटम जुड़ा हुआ होना चाहिए जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। लेकिन जैसे ही मैंने बोला लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, आपके दिमाग में आता मेटल्स, क्योंकि मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते ही मेटल दिमाग में आता है, और साथ ही साथ वो जो एटम है उसकी साइज भी कम होनी चाहिए। साइड एटम की साइज क्या होनी चाहिए? कम। लेकिन मेटल्स की साइज क्या होती है? ज्यादा। लेकिन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो, साइज भी कम हो, ये वाला टैलेंट पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट के पास होता है, और वो है हाइड्रोजन। कौन होता है? हाइड्रोजन। आप जानते हैं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 के आसपास होती है, कोई बहुत ज्यादा नहीं होती, कम ही होती है। और साथ साथ साइज भी क्या होता है इसका? छोटा होता है। तो कुल मिला के बात यह है, पूरी कहानी को एक साथ एक जगह समराइज करके मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कहा कि नाइट्रोजन फैमिली में से होना चाहिए या फिर ऑक्सीजन फैमिली में से होना चाहिए, लेकिन ये दोनों खुद नहीं होने चाहिए। तो कौन कौन बचे आप ये बताओ? फॉस्फोरस बचा, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। इधर सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। ये वाले बचे। अब इनके साथ साथ कौन जुड़ सकता है? तो इनके साथ केवल कौन जुड़ेगा यहाँ पर? हाइड्रोजन। तो PH3, ASH3, SbH3, BiH3, H2S, H2Te और H2Se। ये वो 7 कंपाउंड हैं जिनमें S और P मिक्स नहीं होते हैं। क्लियर है? एक तो मैं यहाँ पर मिक्स नहीं होने का मतलब, मेरा मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल भी जरा सी भी मिक्सिंग नहीं होती। बहुत ही ना के बराबर किसी केस में थोड़ी बहुत मिक्सिंग हो सकती है, उसको हम ऐसे कह देंगे ऑलमोस्ट मिक्स नहीं हुए वाले, ऑलमोस्ट प्योर ऑर्बिटल्स ही हैं।
और इन केसों में बॉन्ड कौन बनाएगा? प्योर पी ऑर्बिटल। और जब प्योर पी ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड एंगल कैसा बन जाएगा? यहाँ पर लगभग 90 डिग्री बन जाएगा। बात सबको समझ में आई? लेकिन ऐसा मत सोच लेना कि ये जो फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी ये हमेशा ही मिक्सिंग नहीं करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि फॉस्फोरस के साथ जैसे ही लगेगा फ्लोरीन ये मिक्सिंग कर जाएगा। तो यही वो 7 कंपाउंड हैं जिन 7 कंपाउंड्स में sp मिक्सिंग नहीं होती और इनको हम बोलते हैं ड्रैगो कंपाउंड्स। और जो ये आपने 3 रूल देखे हैं कि लोन पेयर होना चाहिए, साथ साथ लार्ज साइज होना चाहिए सेंट्रल एटम, और साइड एटम जो है वो हाइड्रोजन होना चाहिए, इन तीनों रूल्स को कंबाइंडली हम बोलते हैं ड्रैगोज एम्पिरिकल रूल। क्या बोलेंगे इनको? ड्रैगोज एम्पिरिकल रूल। ठीक है। और इन रूल्स को फॉलो करने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनको बोलते हैं ड्रैगो कंपाउंड्स। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि क्यों ड्रैगो कंपाउंड्स में मिक्सिंग नहीं होती और क्यों सिर्फ यही ड्रैगो कंपाउंड होते हैं, इनके अलावा कोई और कंपाउंड्स को हम ड्रैगो कंपाउंड में शामिल नहीं करते हैं। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।